तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सम सिमेट्रिकल बॉडीज, कुछ ऐसी बॉडीज हैं जिनका सेंटर ऑफ मास हमने निकालना है। तो जैसे यहाँ पे कोन है, अदरवाइज जो नॉर्मली सिमेट्रिक बॉडीज है उनका सेम रहता है, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही सेंटर ऑफ मास रहेगा। कोन का कितना है h/4, अगर h टोटल हाइट है। सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास होता है 2r/पाई, r रेडियस है। सेमी सर्कुलर वायर का, सेमी सर्कुलर डिस्क का होता है 4r/3 पाई। इसके अलावा अगर कोई शेप ऐसे है जैसे ये स्क्वायर है यूनिफॉर्म, तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही क्या होएगा, सेंटर ऑफ मास होएगा। स्फेयर है, स्फेयर के भी ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही क्या होएगा, सेंटर ऑफ मास होएगा। तो जो भी सिमेट्रिक शेप्स है इनका सेंटर ऑफ मास ओरिजिनल सेंटर पे ही होता है, मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होता है। इसके बाद हम करेंगे टॉर्क। टॉर्क क्या होता है और उसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, कार्टेशियन वाले और पोलर, कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो टॉर्क एक रोटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से कोई बॉडी जो है वो एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। लेट सपोज एक बॉडी यहाँ पे है और उस पर हम इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएं, तो ये ओरिजिन के अबाउट क्या करने लग जाएगी, रोटेट करने लग जाएगी। ये डिस्टेंस आर है और इस पार्टिकल पे, लेट सपोज ये पार्टिकल है जिस पे हमने क्या लगाया, एक फोर्स लगाया। ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। तो ये इस ओरिजिन के अबाउट क्या करने लग जाएगी, रोटेट करने लग जाएगी। ये बॉडी है जिसका मास m है और जिसकी पोजीशन r है, तो वो इस o पॉइंट के अबाउट क्या करने लग जाएगी, घूमने लग जाएगी। तो एक फिक्स पॉइंट के अबाउट घूमने लग जाए और इस जो ये फोर्स होएगा वो इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने पे देगा टॉर्क। तो टॉर्क की डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड या फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड ये वाला डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन तो टॉर्क का सिंबल ये टाउ होता है, इसको टाउ पढ़ना है। फॉर्मूला है r क्रॉस f। क्रॉस प्रोडक्ट को खोलते हैं तो साइन थीटा लग जाता है। टॉर्क जो है वो r के भी परपेंडिकुलर है और f के भी परपेंडिकुलर है। सो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क is perpendicular to both, perpendicular to both that distance and that force. It is given by क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकाली जाती है। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल, अगर ये r है और ये f है, इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है f और इस पॉइंट का डिस्टेंस है r, तो हम r और क्रॉस r को f की तरफ क्रॉस करेंगे तो हमारी डायरेक्शन आएगी
इन दोनों का परपेंडिकुलर, दैट इज ये, यानी एफ और टॉर्क, एफ और आर का क्रॉस प्रोडक्ट इधर को होएगा, जो कि आर के भी परपेंडिकुलर है और एफ के भी परपेंडिकुलर है। नोट याद रखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, फोर्स की होती है न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, तो इसकी हो जाएगी न्यूटन मीटर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टरली ऐड होगी हमेशा। तो टॉर्क कॉजेज द रोटेशनल इफेक्ट, जहां पे भी टॉर्क लग रहा है तो वो बॉडी आप श्योर है रोटेट करेगी। रोटेट का मतलब है किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट घूम जाना, जैसे फैन का घूमना एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, वो रोटेट करना है, उसे कहते हैं रोटेशनल मोशन। अब टॉर्क की वजह से क्या होता है, रोटेशनल इफेक्ट होता है। तो लेट सपोज कि ये एक फैन है, तो ये फैन के 3 ब्लेड होते हैं, ये फैन का एक्सिस हो गया, ये वाला फैन का एक्सिस है, फिक्स है। ये 3 ब्लेड जो हैं वो ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, ऐसे, ये तीनों ब्लेड। तो इस ब्लेड पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, तो रोटेशनल मोशन इसको बोलेंगे, इनके गोल गोल घूमने को। अब ये सर्कुलर मोशन क्यों नहीं है, क्योंकि एक्सेस फिक्स है, फिक्स एक्सेस है, तो अब ये रोटेशनल मोशन है। सर्कुलर मोशन तब होता है जब कोई एक्सेस फिक्स नहीं होता है, बस पार्टिकल एक सर्कल में चल रहा होता है, पार्टिकल कहीं बंधा नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो एक सर्कल में मूव कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको सेंटर से कहीं बांधा हुआ है, ये नहीं बांधा हुआ है। ऐसा मोशन एक सर्कुलर मोशन है। इसमें क्या होता है, पार्टिकल अपनी मर्जी से, एम मास का पार्टिकल है, वी वेलोसिटी से गोल गोल घूम रहा है। वो अलग बात है कि उस पर फोर्सेज लग रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है और बहुत सारे फोर्सेस वहां भी लग रहे हैं, यहां भी लग रहे हैं, लेकिन ये ऐसा मोशन सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन जैसा दिखने वाला है ये मोशन, लेकिन अब ये रोटेशनल मोशन है। फर्क क्या है दोनों में, यहां पे एक्सिस फिक्स हो गया है, वहां पे एक्सिस फिक्स नहीं है, यहां पे एक्सिस फिक्स है। अब एक ऐसे मोशन भी होते हैं जो, अच्छा एक्सिस फिक्स ना हो, अगर कोई बॉडी ऐसे सीधे सीधे जा रही है, ऐसे सीधे जा रही है, मान लो ये एक सर्कुलर बॉडी है और वो ऐसे सीधे जा रही है, तो अब ये अगर तो स्लिप करते हुए जा रही है तो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होएगा। मान लो ये एक बॉक्स है और हमने इसको ऐसे धक्का मारा, तो अभी इस मोशन को कहेंगे ट्रांसलेशनल मोशन, या फिर कहेंगे लीनियर मोशन, क्योंकि ये एक लाइन में चल रहा है, लीनियर मोशन। अब जैसे टायर का मोशन होता है, अब टायर में क्या हो रहा है कि उसको सीधा भी जा रहा है और वो ऐसे गोल भी घूम रहा है, क्योंकि जो पॉइंट अभी यहां पे है वो थोड़ी देर बाद, अगले रोटेशन बाद यहाँ नीचे भी तो आएगा। जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तो अब पी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये और आगे पहुंच चुका है। तो ऐसे मोशन को कहते हैं रोलिंग मोशन। इसमें दोनों मोशन हो रहे हैं, ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है और रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, दोनों मोशन हो रहे हैं, तो आप कंबाइंड मोशन को बोलेंगे रोलिंग मोशन। तो सारे मोशन को अलग अलग स्टडी करनी होती है, अभी हम पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन। तो टॉर्क कॉजेज दी रोटेशनल मोशन, लीनियर मोशन नहीं टॉर्क की वजह से हो रहा है। लीनियर क्यों, ये क्यों जा पा रहा है सीधा, क्योंकि इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है बस, तो फोर्स कॉजेज द लीनियर मोशन, बट टॉर्क कॉजेज द रोटेशनल मोशन, टॉर्क की वजह से बॉडी गोल गोल घूमेगी। तो वही टॉर्क अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर थीटा 90 हो
इफ थीटा 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, तो टॉर्क भी मैक्सिमम आ जाएगा कितना, आर इंटू एफ। एफ और आर में क्या रिलेशन है, इनवर्स का। इफ टॉर्क इज कांस्टेंट, आगे प्रूफ करेंगे क्यों ये कांस्टेंट होएगा, कंजर्व्ड होएगा, कांस्टेंट होएगा मतलब। अभी मान लेते हैं कि टॉर्क फिक्स है। अगर टॉर्क फिक्स है तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इफ टॉर्क इज कांस्टेंट, अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो एफ क्या हो गया, आर के इनवर्स हो गया। अब आर के इनवर्स होने का क्या फायदा है, फायदा ये है, देखो मान लो कि हमें एक डोर को उसके हिंज पे रोटेट करवाना है। तो ये डोर है मान लेते हैं, ये उसका हिंज है जहां पे वो फिक्स होएगा, स्क्रू से फिक्स होएगा यहाँ पे ये। अब जो इसका नोब या हैंडल होएगा वो इस फिक्स एक्सिस के दूर लगाया जाएगा। दूर लगाने से क्या फायदा होएगा, आर बढ़ जाएगा, क्योंकि जो फोर्स लगाएंगे हम वो इस नोब पे लगाएंगे। फोर्स कहाँ लगाएंगे, इस नोब पे लगाएंगे। अब फोर्स नोब पे लगाए, आइदर पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, या तो अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं या बाहर की तरफ लगा रहे हैं। लेट्स सपोज हम इसको अंदर की तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं, तो ये अंदर की तरफ ऐसे घूमने लग जाएगा हिंज के अबाउट। अभी ऐसे घूमने लग जाएगा तो फोर्स मेरा बहुत कम यूज होएगा, मतलब मुझे कम फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये आर सबसे ज्यादा है। अगर आर ज्यादा है तो फोर्स क्या आएगा, कम। इफ आर इंक्रीजेज, फोर्स कम लगाना पड़ेगा। कम फोर्स से ही ये दरवाजा जो है आसानी से खुल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो डोर या हैंडल या नोब्स होते हैं वो हिंज से या फिक्स्ड एक्सिस से दूर क्यों होते हैं, उसका लॉजिक ये है। और एक और एग्जांपल, जो रेंच होते हैं, रेंच या फिर स्क्रू ड्राइवर होते हैं, जो रेंच या स्क्रू ड्राइवर होते हैं वो जो उनका हैंडल होता है वो वाइड क्यों होता है। अब रेंच हमने देखा होगा, हमने रेंच ऐसे देखा है, ठीक है, उसका ये फेस होता है, जॉज इनको बोला जाता है, जिससे वो पिक करते हैं किसी चीज को, ठीक है, ऐसे वो रेंच होता है। तो उसका जो ये आउटर एज है, जो उसका हैंडल है वो क्या होता है, वाइड बनाया जाता है। वाइड बनाने का क्या लॉजिक है कि ये हो गया, अच्छा घूमना कहाँ पे है, स्क्रू ने यहाँ पे घूमना है। ये स्क्रू जो है वो हमने इसके बीच में लगा दिया, जॉज के बीच में स्क्रू लगा दिया। एक रेंच से जब हम किसी स्क्रू को खोलेंगे तो ऐसे ही स्क्रू को खोल लेंगे, इसको रोटेट करेंगे, तो अब ये फिक्स हो गया, इसने घूमना है। जो चीज घूमती है वो फिक्स होती है। जैसे यहाँ पे हिंज घूम रहा था, दरवाजा घूम रहा था लेकिन हिंज पे घूम रहा था, तो अब स्क्रू जो है यहाँ पे फिक्स हो गया। अब मैं फोर्स कहाँ लगाऊंगा, रेंच से अवे लगाऊंगा। तो लॉन्ग आर्म इसलिए बनाई जाती है ताकि फोर्स कम लगाना पड़े। अब मैं इसको यहां से इस तरफ मूव कर रहा हूँ, मेरा फोर्स ऐसे लग रहा है, इस रेंच को मैं इधर घुमा रहा हूँ, तो ये मेरा आर हो गया। तो आर बढ़ गया तो फोर्स मुझे कम लगाना पड़ेगा। अगर इसका आर्म, जो इसका आर्म है रेंच का, लंबा है तो आर बढ़ जाएगा, तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा। कम फोर्स लगाएंगे ये नट इजीली खुल जाएगा। तो रेंच, स्क्रू ड्राइवर वाइडर आर्म्स के इसलिए बनाए जाते हैं ताकि फोर्स का इफेक्ट कम हो जाए और आसानी से ये ओपन हो जाए। फोर्स का इफेक्ट कम करने के लिए ये आर को बढ़ाया जाता है। तो ये सारे एग्जांपल है टॉर्क से रिलेटेड। अब निकालेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। अब हम इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं टॉर्क के, वही डेरिवेशन है ये, कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट। लेट कर लेते हैं कि
टॉर्क जो है वो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाए, टाउ एक्स आई टॉर्क टाउ एक्स आई कैप टाउ वाई जे कैप प्लस टाउ जेड के कैप, और जो आर वेक्टर है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ऐसे लिखे, और जो फोर्स है उसको ऐसे लिखा जाए, एफ एक्स आई कैप प्लस वाई वाला फोर्स जे कैप प्लस जेड वाला के कैप। अब हमें पता है टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। क्रॉस प्रोडक्ट हमने वेक्टर में सीखा था डिटर्मिनेंट मेथड से, तो ये हो गया आई जे के। तो आर के पहले लिखने हैं कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, और एफ के बाद में लिख दिया एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। इनको क्रॉस प्रोडक्ट किया तो आई के साथ ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना होता है, तो वाई एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स एफ वाई। फिर हमें पता है इसका साइन प्लस का है, इसका साइन माइनस का, इसका प्लस का, ये हमने डिटर्मिनेंट में पढ़ा था। अब अगर हम जे को सॉल्व कर रहे हैं तो जे का साइन मैं प्लस ही अगर ले लूँ, प्लस ले लूँ तो पहले डायगोनल ये मल्टीप्लाई करते थे, अब उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला डायगोनल पहले कर दो क्योंकि मैंने उसका साइन पॉजिटिव ले लिया, अदरवाइज तो नेगेटिव होता है। तो अगर मैंने प्लस का ले लिया तो पहले कौन सा डायगोनल मल्टीप्लाई करना है, चलो माइनस ही ले लो यार, छोड़ो, जो हमें आता है उसी तरीके से करते हैं। जे का साइन नेगेटिव होता है, अब जे वाली लाइन को छुपा देते थे ऐसे, तो ये मल्टीप्लाई करना है एक्स एफ जेड जेड एफ एक्स, एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स। अब के वाली टर्म को हमने सॉल्व करना है, तो के वाली लाइन को छुपा लो, ये डायगोनल बने एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। अगले स्टेप में इस माइनस को अंदर लेके जा रहा हूँ जे के साथ जो है, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। इधर टॉर्क की जगह जो उसका वेक्टर था वो डाल दिया, तो टॉर्क की जगह डाल दिया टॉर्क आई कैप प्लस टॉर्क वाई जे कैप प्लस टॉर्क जेड के कैप इक्वल टू आई के साथ ये वाला ब्रैकेट वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, माइनस साइन जे का अंदर जाएगा तो जेड वाली टर्म पहले लिखेंगे, जेड वाली टर्म पहले लिख दी, जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड। के वाली टर्म को लिख दिया एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। कंपेयरिंग बोथ साइड कोफिशिएंट ऑफ आई जे के, तो देखो यहाँ पे टॉर्क के साथ आई टॉर्क एक्स है, तो यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट है, तो अगर हम इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टॉर्क एक्स के साथ यहाँ पे आ गया वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, वाई वाली टर्म के साथ आ गया जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड, और जेड वाली टर्म के साथ आ गया वो लास्ट वाली टर्म एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। अब मैंने जब तुम्हें इसकी डायरेक्शन बताई थी तो बताया था कि टॉर्क क्या है, जो डिस्टेंस और फोर्स के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखो जब एक्स का टॉर्क लिख रहे हैं तो डिस्टेंस और फोर्स कौन से आ रहे हैं, वाई और जेड वाले, क्योंकि एक्स के परपेंडिकुलर क्या आएगा, वाई और जेड होंगे। तो जैसे यहाँ पे टॉर्क एक्स लिखा जा रहा है तो डिस्टेंस क्या है, वाई, तब फोर्स क्या है, एफ जेड, फिर जब डिस्टेंस जेड है तब फोर्स क्या है, एफ वाई। सिमिलरली जब टॉर्क अलोंग द वाई एक्सिस देखा जा रहा है तो डिस्टेंस और फोर्स कौन से होंगे, जेड और एक्स वाले। जब टॉर्क अलोंग द जेड एक्सिस देखा जा रहा है तो डिस्टेंस कौन से होंगे, एक्स और वाई वाले। दीज आर कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इनको बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉर्क। अब निकालेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स का आंसर आर और थीटा में आना चाहिए। आर और थीटा को बोला जाता है पोलर कोऑर्डिनेट्स, आर कॉमा थीटा, और एक्स वाई जेड को बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट।
तो हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं कैसे हमने फोर्स अप्लाई किया था उस पार्टिकल पे, ऐसे। तो इसको कहेंगे लाइन ऑफ फोर्स। ये तो यहाँ पे हमने ऐसे उस पर फोर्स लगाया। तो एफ फोर्स लग रहा है आर डिस्टेंस पे। ये एंगल हमने थीटा ले लिया, ये एंगल फाई ले लिया, ये एंगल अल्फा ले लिया। इस रेड लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ फोर्स। किस लाइन के अलोंग जो है वो फोर्स लगा है। अदरवाइज ये वाला एक्सेस एक्स एक्सेस, ये वाला वाई, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देते हैं बस। तो आर और थीटा के टर्म में जो है हम फॉर्मूला जनरेट करने जा रहे हैं। तो अभी ये एक्स वाई प्लेन में है पार्टिकल, तो किसके अब एक्स वाई किसके परपेंडिकुलर है, जेड के। तो टॉर्क अबाउट जेड एक्सेस लग रहा होगा। तो टॉर्क अबाउट जेड एक्सेस, ये वाली इक्वेशन पिक कर लेते हैं। तो टॉर्क अबाउट जेड एक्सेस क्या निकाला था ऊपर देखिए, टॉर्क जेड इक्वल टू क्या निकाला था, एक्स एफ ऑफ वाई माइनस वाई एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हम कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं। कंपोनेंट इसके एफ के, जैसे ये एफ का ये वाला एंगल क्या है, अल्फा। तो इसका ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला, ये एफ है, ये अल्फा है, तो ये वाला होएगा एफ कॉस अल्फा। क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में है तो इसको हम एफ एक्स बोलेंगे। सिमिलरली हमें पता है एक कोऑर्डिनेट ये है, तो इसका परपेंडिकुलर दूसरा ये होएगा। क्योंकि ये वाई एक्सिस में है तो इसको बोलेंगे एफ साइन अल्फा, एफ साइन अल्फा। एफ के दो कोऑर्डिनेट निकाल लिए हमने। आर के भी दो कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। देखो ये आर क्या एंगल बना रहा है, थीटा। आर जो है वो क्या एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। अलग से देखो, आर जो है वो थीटा एंगल बना रहा है। तो इस तरफ क्या आएगा, आर कॉस थीटा एक्स की डायरेक्शन में, और परपेंडिकुलर क्या आएगा, आर साइन थीटा वाई की डायरेक्शन में। तो एक्स को हम क्या डालेंगे, आर कॉस थीटा, और वाई को क्या डालेंगे, आर साइन थीटा। एफ को क्या डालेंगे, एक्स वाले को एफ कॉस अल्फा और उसको एफ साइन अल्फा इस इक्वेशन में। तो टॉर्क क्या आ गया हमारे पास फाइनली, एक्स को क्या डालना है, आर कॉस थीटा, वाई को क्या डालना है, एफ साइन अल्फा माइनस एफ वाई ये था, वाई ये था, आर साइन थीटा, और एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ कॉस अल्फा। आर और एफ कॉमन आ रहा है इस इक्वेशन में, तो हमने आर और एफ कॉमन ले लिया, तो बचा कॉस थीटा साइन अल्फा। साइन वाली टर्म पहले लिख लेते हैं, साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा। ये एक आइडेंटिटी होती है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो हमारे पास टॉर्क जो आया आर एफ साइन अल्फा माइनस थीटा बन गया, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी बन गई है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी बन गई। ए की जगह अल्फा है, बी की जगह थीटा है। अब हमारे पास डायग्राम से अल्फा माइनस थीटा निकाल सकते हैं हम। देखो ये फाई इंटीरियर एंगल है और थीटा भी इंटीरियर है, तो इंटीरियर एंगल का सम यानी फाई प्लस थीटा को हम अल्फा लिख सकते हैं,
यानी थीटा इज रिप्लेस्ड विद, सॉरी फाई इज रिप्लेस्ड विद, फाई को इधर रहने दो और थीटा को उधर ले जाओ, यानी अल्फा माइनस थीटा को क्या डाल सकते हैं, फाई डाल सकते हैं। अल्फा माइनस थीटा को क्या डाल सकते हैं, फाई, वो डाल दो। तो टॉर्क इक्वल टू आ जाएगा आर एफ साइन फाई। तो आ गया किसकी टर्म में फॉर्मूला, आर और एंगल की टर्म में, आर और एंगल की टर्म में फॉर्मूला आ गया, जिसको कि हम टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ भी लिख सकते हैं। आर और एफ के बीच में क्या एंगल बन रहा है, फाई बन रहा है ना, तभी यहाँ पे फाई बचा है। तो अपने कौन से दो पोलर कोऑर्डिनेट हुए, आर और फाई हुए। आर के साथ क्या एंगल बन रहा है, फाई बन रहा है, थीटा नहीं बन रहा। तो अपने कोऑर्डिनेट्स कौन से हुए, आर और फाई। तो दिस इज पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ टॉर्क। ये टॉर्क अबाउट द जेड एक्सिस चल रहा है, नॉट एक्स एक्सिस। इसको टॉर्क ही रहने दो, कोई बात नहीं, जेड के अबाउट चल रहा है तो टॉर्क ही रहेगा ना, ये टॉर्क रहने दो इसको। एंगुलर मोमेंटम और इट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन है, एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ, जैसे हमने टॉर्क पढ़ा है कुछ ऐसे ही, बस यहाँ पे लीनियर मोमेंटम के साथ मल्टीप्लाई करना है डिस्टेंस को। लेट सपोज कि ये आर डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है और उस पे उसका मोमेंटम वो इधर को जा रहा है, तो वो इधर को जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी इधर को है, तो पी इधर को होएगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर मैं पी को आर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो होएगा मेरा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ, लीनियर मोमेंटम बॉडी का मास इनटू वेलोसिटी है, टू द डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो L इक्वल टू लिख सकते हैं आर क्रॉस पी। इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा आर पी साइन, आर के साथ मान लो ये पी का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है फाई, तो हम इसको लिख देंगे आर साइन फाई। एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट ऑफ एल, मीटर पर सेकंड इसकी होती है और ये इनटू मीटर भी है, तो इसकी होएगी किलोग्राम, मास का हो गया मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 1। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टरली ऐड की जाती है। आगे बढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहता है और इसका रिलेशन निकालेंगे टॉर्क के साथ। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया आर इंटू पी साइन फाइव, वेक्टर क्वांटिटी है। अब सिमिलरली इसके क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, जैसे हमने टॉर्क के निकाले थे वैसे ही इसके कोऑर्डिनेट निकलेंगे। तो जैसे एल को मान लेंगे एल एक्स, जैसे हमने टॉर्क को माना था वैसे इसको मान लेंगे ऐसे,
वाई वाला वेक्टर क्या होएगा, ऐसे होएगा, प्लस टॉर्क जेड के कैप एल 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 मान रहे हैं, और आर को तो हम वही मानते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सिमिलर डेरिवेशन है जैसे टॉर्क की थी, तो फिर एल को कर दिया था आर क्रॉस पी, टॉर्क को यहाँ पे क्या किया था, आर टॉर्क को क्या किया था, टॉर्क को किया था आर क्रॉस एफ। तो बस जहाँ पे टॉर्क है वहाँ पे क्या रिप्लेस कर देना है एल, और जहाँ पे एफ है वहाँ पे क्या रिप्लेस कर देना है पी। तो सेम आ जाएंगी डेरिवेशन जो हमने पहले की थी, ऐसी कुछ। यह है पोलर कोऑर्डिनेट, और इससे पहले निकाले थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए ये था, एल हमने मान लिया ये, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एल को लेट कर लिया वेक्टर की टर्म में, आर को लेट कर लिया वेक्टर की टर्म में, पी को लेट कर लिया वेक्टर की टर्म में, फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया डिटर्मिनेंट मेथड से, आई जे के जैसे करते हैं, एल को वेक्टर के फॉर्म में रिप्लेस कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे कंपेयर किए कॉफिशेंट्स, कंपेयरिंग कॉफिशेंट्स ऑफ आई जे के, कॉफिशेंट्स ऑफ आई जे के, इन तीनों को कंपेयर किए। तो यहाँ पे टॉर्क एल एक्स के साथ ये आ रहा है वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ऐसे ही वाई के साथ, ऐसे ही जेड के साथ। तो इन कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इसके बाद पोलर कोऑर्डिनेट्स, जैसे टॉर्क में निकाला था सेम वैसे ही वही डायग्राम बनाया, ये कॉस वाला कंपोनेंट, ये साइन वाला पी का कंपोनेंट, और आर के साथ क्या एंगल बन रहा है थीटा, तो एक्स वाला आर कॉस थीटा, वाई वाला आई आर साइन थीटा। एंगुलर मोमेंटम जेड एक्सेस का क्या आएगा, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। इन सब की वैल्यू डाल देंगे, एक्स की वैल्यू डालेंगे, पी की वैल्यू डालेंगे, पी ए वाई डालेंगे, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा डालेंगे, पी एक्स की वैल्यू आर कॉस डालेंगे। ये तो पी साइन अल्फा हो जाएगा, ये पी कॉस अल्फा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आर और पी कॉमन ले लेंगे, आर पी कॉमन लेंगे, क्या बचेगा साइन अल्फा कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस अल्फा साइन थीटा। ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी साइन ए प्लस बी की, तो ये बन जाएगा आर पी साइन ए माइनस बी। अब ट्रायंगल से हमने थीटा फाइव प्लस थीटा निकाल लिया था अल्फा के इक्वल, तो अल्फा माइनस थीटा की जगह फाइव पुट कर दिया था। तो इस कोऑर्डिनेट को बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दैट इज आर क्रॉस पी, एंगुलर मोमेंटम। तो जैसे टॉर्क वाली की थी सेम डेरिवेशन एंगुलर मोमेंटम की। एल इक्वल टू आर पी साइन, आर इंटू पी हो जाएगा। अब एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, तो हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और कुछ इसकी एप्लीकेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व रहेगा, जब एक आइसोलेटेड सिस्टम होएगा जिसमें बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा होगा। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है जिसमें एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, एंगुलर momentum of system remains conserved। तो P जो है एल जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है।
इससे पहले हम टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि उसी से प्रूफ करेंगे इसको। तो डेरिवेशन है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो डेरिवेशन है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। अब हमें पता है कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, और एल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस पी। इस एल वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसको लिख दिया डी एल बाई डी टी, इसको लिख दिया डी, इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, आर को रखा डेरिवेटिव पी का, डी पी बाई डी टी, प्लस पी को रखा डेरिवेटिव आर का, डी आर बाई डी टी। अब ये डी एल बाई डी टी इस तरफ चल रहा है, और डी पी बाई डी टी न्यूटन्स का सेकंड लॉ है जो कि फोर्स के इक्वल होता है। और यहाँ पे लीनियर मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी डाल दिया, और डी आर बाई डी टी भी वेलोसिटी होता है, और सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। तो अब हमें डी एल बाई डी टी का रिलेशन आ गया, आर इंटू एफ क्या होता है टॉर्क। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क। यहाँ पे हम लिख देते हैं v क्रॉस v, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है जीरो। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, डी एल बाई डी टी। अब आता है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। रिजिड बॉडीज अगर रोटेशनल मोशन में है तो दो टाइप का इक्विलिब्रियम होएगा, एक होएगा ट्रांसलेशनल और एक होएगा रोटेशनल। तो दो टाइप का इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जिसमें नेट फोर्स जीरो होएगा, और दूसरा होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम जिसमें नेट टॉर्क जीरो आएगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में एफ एक्सटर्नल जितना भी होएगा सबका सम जीरो होएगा, और यहाँ पे टॉर्क जितने भी टॉर्क सिस्टम में लग रहे होंगे सबका सम क्या होएगा जीरो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं क्योंकि इसका न्यूमेरिकल ही आएगा। एग्जांपल से समझते हैं, देखो मान लेते हैं कि ये एक रॉड है, जिसको एक नाइफ एज पे रखा हुआ है। इसकी कुछ लेंथ होएगी, लेट सपोज 0 to 100 सेंटीमीटर। इसको एक नाइफ एज पे रखा हुआ है। तो इस तरफ हमने इस पे एक वेट लटकाया m kg का वेट लटकाया, तो जो इसका सेंटर है वो यहाँ शिफ्ट हो गया। कहाँ शिफ्ट हो गया? यहाँ। पहले सेंटर एग्जैक्टली 50 पे रहा होगा, अब ये 40 पे शिफ्ट हो गया। तो ऐसे ही पूछा जाएगा कि इस m का मास कितना है।
तो ये यहाँ से लेट सपोज 10 सेंटीमीटर आगे लगाया है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, नाइफ एज पे, नॉर्मल रिएक्शन। वेट जो है वो सेंटर पे लाई करता है, सेंटर तो अब यहाँ चला गया, तो ये बॉडी का वेट यहाँ लाई कर रहा है। ओरिजिनल जहाँ पे था बॉडी का मास, ये तो सेंटर ऑफ मास है, सॉरी, बॉडी का वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे करता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही है जो ओरिजिनल सेंटर था, सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट, ठीक है। तो दो फोर्स ये लग रहे हैं, एक ये तीसरा ये लग रहा है, तो ये दोनों नीचे है वो ऊपर है। तो अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है ये, तो ये दोनों फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए, ये दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए, वाई वाले नेगेटिव वाई के इक्वल। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स 0 होता है। तो नेट कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक एन लग रहा है, एक एम जी ये लग रहा होगा, और एक इसका वेट, इन सब का सम 0। तभी ये बॉडी क्या होगी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क 0 होना चाहिए। टॉर्क हमेशा इस पॉइंट के अबाउट देखेंगे। अब टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स है mg, तो ये mg यहां से कितनी दूर है, ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, और ये w इस सेंटर से कितनी है, 10। तो हम क्या करेंगे, mg को मल्टीप्लाई करेंगे, mg इंटू उसकी डिस्टेंस कितनी है, 30 सेंटीमीटर, इक्वल टू w कितनी डिस्टेंस है, या प्लस करेंगे, इक्वल टू फिर 0 कर देंगे, प्लस वेट कितनी दूर है 10 सेंटीमीटर, इक्वल टू 0। ये हमने क्या लगाए, टॉर्क लगाए। तो ये क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस इक्वल टू 0, ठीक है। इक्विलिब्रियम का एक और एग्जांपल देखिए। सपोज करो हमारे पास एक लेंथ है, कुछ बार है, ये रॉड टाइप की है, ये अब दो नाइफ एज पे क्या है, बैलेंस्ड है। यहां पे इसका वेट है, और यहां पे एक और वेट लटकाया है mg। तो फाइंड दीज रिएक्शंस, ये R2 होएगा और ये क्या होएगा, R1। ये नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए पूछ सकता है। तो आपको लगाना है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो R1 R2 क्या है, पहले ट्रांसलेशनल लगाते हैं। फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम फोर्स क्या होनी चाहिए, 0। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नेट फोर्स 0 होता है। तो R1 प्लस R2 प्लस mg, अच्छा ये दोनों की डायरेक्शन नेगेटिव लेनी है क्योंकि नीचे को है, यहाँ ऊपर भी हम इन दोनों को नेगेटिव लेंगे, मतलब हम ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन से, यहाँ पे भी डायरेक्शन देखी जाएगी ना, तभी तो कैंसिल आउट होंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, n माइनस एम जी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू, ये भी नेगेटिव होएगा क्योंकि दोनों नीचे है, माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0। डायरेक्शन देखिए, यहाँ पे भी डायरेक्शन देखेंगे, एम जी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0। अब इस सेंटर के अबाउट ये वाला डिस्टेंस मान लो r है, और ये नॉर्मल रिएक्शन
यहाँ से x1 डिस्टेंस पे है ये वाला नाइफ एज, और ये वाला x2 डिस्टेंस पे है। तो अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम कैसे लगता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इस सेंटर के देखो यहाँ पे वेट लटकाया है, तो ये वाली चीज ऐसे ऊपर उठ रही होगी और वो वाली ऐसे नीचे आ रही होगी। तो ये क्या कर रहा है? ऐसे मूव कर रहा है। तो एक को हम क्लॉकवाइज टॉर्क बोलते हैं, एक को एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। टोटल टॉर्क क्या होएगा? 0। अगर दोनों एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अभी लगाना कैसे है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स क्या है? r1, डिस्टेंस क्या है? x1। कहाँ तक देखना है? सेंटर जिसके अबाउट घूम रहा है। और इसके और उस तरफ कौन सा m भी है, तो mg डिस्टेंस कितनी है उसकी? r इक्वल टू r2 इंटू x2, r2 इंटू x2। ये ऊपर की तरफ बार को मूव करवा रहा है और वो नीचे की तरफ, ये वाला नीचे कर रहा है क्योंकि इस साइड वेट रखा है। ये एक्सटर्नल वेट जो है वो इस तरफ रखा है। इस तरफ रखते हैं तो ये नीचे आता, वो ऊपर जाता। ठीक है ना? तो ये वाला पोर्शन नीचे आ रहा है और ये वाला ऊपर जा रहा है। तो इधर से जो टॉर्क लगेगा वो एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, दोनों टॉर्क क्या होंगे? इक्वल होंगे। नेट टॉर्क 0 तभी होएगा। ठीक है? टॉर्क कैसे निकलता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो r1 कितनी दूर है सेंटर से? x1। mg कितनी दूर है? r। और r2 कितनी दूर है? x2। ऐसे करके इक्वेशन बना के सॉल्व करना होता है इक्विलिब्रियम वाले केस में। तो देखो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। A meter stick is balanced on the knife edge at its center when the two coins each of mass 5 kg are put one on the top of the other at 12 centimeter mark. Stick is found to be balanced at 45 centimeter. Mass of the stick बताइए। तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। एक मीटर की स्टिक है, तो ऐसे 50 सेंटीमीटर पे ये बैलेंस हो रही होगी। ये जो मार्किंग है ये 50 सेंटीमीटर होगी। टोटल 1 मीटर की है। तो इसका वेट हमें नहीं पता। इसका वेट मान लेते हैं mg है, w है, जो कि किसके इक्वल होएगा? mg के। अब 2 kg के 2 कॉइन्स 12 सेंटीमीटर पे रखे हैं, तो यहाँ पे रखे होंगे। तो 2 kg 2 कॉइन है 5 ग्राम के, तो ये हो जाएंगे टोटल 10 ग्राम हो जाएगा। 2 इंटू 5 कितने सेंटीमीटर पे है? 12 सेंटीमीटर पे। बताओ इसका वेट कितना है इक्विलिब्रियम में? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सीधा रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाएंगे। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है? टॉर्क 0 होता है। तो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम ये वाला जो वेट है ये कितनी दूर है? अच्छा, सेंटर ऑफ मास क्या था? कहाँ शिफ्ट हो गया? 45 सेंटीमीटर पे। तो सेंटर ऑफ मास अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ये वाला पॉइंट है 45 सेंटीमीटर। तो ये जो 2 कॉइन है ये कितनी दूर है यहाँ से, वो निकाल लेते हैं। तो फोर्स कितना है? 2 इंटू 5 जी, ये फोर्स होएगा। अच्छा ध्यान रखें, हम फोर्स ये 5 ग्राम दिए, 5 ग्राम के मास दिए हुए। इसका मतलब इसको हमने न्यूटन में भी करना है। तो ये तो 10 ग्राम हो गया। 10 ग्राम को ये न्यूटन में ही दिया होना चाहिए। ग्राम में ही वेट, इसका भी ग्राम में ही आ जाएगा, जी में ही आ जाएगा। इसको ऐसे रहने दो। ठीक है? डिस्टेंस कितनी है? 45 माइनस 12 इक्वल टू mg। इसका वेट कितना? w। फोर्स जब ये है तो डिस्टेंस कितनी है? ये। तो mg इंटू 50 माइनस 45। हमने क्या लगाया? टॉर्क। फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स जब ये 10g है तो डिस्टेंस कितना है? 45 माइनस 12। और जब वो mg है तो कितना डिस्टेंस है? 50 माइनस 45।
इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। m ही तो क्या है, मास ऑफ स्टिक है, तो m इज द मास ऑफ स्टिक, ये आएगा 66.0 ग्राम में आ जाएगा।